लेकिन 1967 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, और के कामराज को पहले ही पता था कि इंदिरा गांधी में वो काबिलियत है कि इसके नेतृत्व में 1967 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इतना भरोसा था। और के कामराज के भरोसा पर खड़े उतरते हुए अपने 45 दिनों की चुनावी कैंपेन में इंदिरा गांधी ने 25,000 किलोमीटर दूरी तय की। 1967 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत तो गई, लेकिन सीट कम आया। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनती है। और एक चीज और कंफ्यूज नहीं होना है कि 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली तो लोकसभा की मेंबर नहीं थी, वो राज्यसभा के थ्रू गई थी, प्रधानमंत्री बनी थी। 1967 में इंदिरा गांधी खुद 50 साल की होती है और 1967 में इंदिरा गांधी डिसीजन लेती है कि अब की बार लोकसभा से जाना है और प्रधानमंत्री बनना है। और इसके लिए वो अपने दिवंगत पति फिरोज गांधी की पारंपरिक सीट रायबरेली, जिससे अभी भी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है, रायबरेली को चुना और रायबरेली में उसने जीत भी हासिल की। तो 1967 का चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस जीती, सीट कम है। अब इंदिरा गांधी समझ गई कि अब खुद को चयन करना है, जो पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है उसको कैसे पुनः स्थापित किया जाए बढ़िया कंडीशन में। इसके लिए इंदिरा गांधी ने तय किया कि पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ाई जाए। और पॉपुलैरिटी बढ़ती कैसे? पॉपुलैरिटी बढ़ती तभी वो मोरारजी को कंट्रोल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जो अटपटे डिसीजन आ रहे थे उस समय, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैसे पलटा जाए, और खासकर गोलकनाथ केस के बाद जो कई सारे निर्णय आए, उस निर्णय के बाद जहां समाज में अमीर वर्ग, राजा रजवाड़े, महाराजा ये सब खुश थे, गरीब उतने ही नाराज थे और बड़े ही क्रिटिकल कंडीशंस में थे। तो इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया अपने आप में कि अगर लोकतंत्र में आगे बढ़ना है तो गरीबों के पक्ष में काम करनी होगी, और गरीबों के पक्ष में काम होगी तो पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ेगी। तो कहते हैं 1971 में जो इंदिरा गांधी का वो नारा आया था, गरीबी हटाओ, उस नारे का बैकग्राउंड जो है 1967 के चुनाव के बाद से ही तैयार होने लगा। अब इंदिरा गांधी गरीबों के पक्ष में काम करना करती है शुरू। तो देख लो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, शुगर बढ़ा रहता है। अभी भी आज भी 250 धात तब आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, इंसुलिन ले लेके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो देख लीजिए थोड़ा 2 मिनट का छुट्टी। इसी बीच में एक और घटना होती है, वो देखते हैं। 1969 में ही संजय गांधी एक कार निर्माता कंपनी क्रेवी से प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत लौटते हैं और भारत में सस्ती दरों पर कार निर्माता कंपनी खोलने के लिए उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए लाइसेंस के लिए वो आवेदन करते हैं। इसके साथ साथ 23 साल उनकी उम्र थी उस समय, 23 साल के संजय को लोन की भी आवश्यकता पड़ती है, लोन के लिए भी वो आवेदन करते हैं। इससे स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री पर उसके पुत्र को फायदा पहुंचाने का आरोप लगना स्वाभाविक था। और पूरे सदन ने देखा कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं ने इंदिरा गांधी पर जोरदार हमला किया। इंदिरा गांधी देखते रह गई, बाद में अपना कंधा झटक कर सीधे निकल गई।
उसके बाद एक और चीज मामला बढ़ गया कि हरियाणा में उस समय बंसीलाल की सरकार थी। उस बंसीलाल की सरकार ने संजय गांधी को कार का उद्योग स्थापित करने के लिए काफी क्षेत्रफल में जो है सो जमीन आवंटित कर दी, जिसके चलते कई हजार लोगों का घर बार जो है सो नाश हो गया। उसके बाद संजय जैसे ही भारतीय राजनीति में सक्रिय होते गए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गुट पनपने लगा जो प्रधानमंत्री कार्यालय के समानांतर काम कर रहा था। संजय के कमरे में एक टेलीफोन लाइन डाल दी गई और वहां से प्रधानमंत्री पुत्र के द्वारा पूरे देश के तमाम अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं को दिशा निर्देश दिए जाते थे। और कभी कभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपने पुत्र और उनके गिरोहों के असंवैधानिक करतूतों का पता नहीं चलता था। तो इतना सब इंदिरा गांधी झेल रही थी। तो बहरहाल तो गरीबों को अपने पक्ष में करना था, क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी, कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा को वापस करनी थी। इन्होंने कुछ नारे देने शुरू किए, कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने शुरू किए, जिसमें से एक था पहला 10 पॉइंट प्रोग्राम, 10 सूत्री कार्यक्रम, 10 पॉइंट प्रोग्राम। दूसरा जो सबसे बेहतरीन काम में से एक था, उन्होंने बैंकों के नेशनलाइजेशन का नाम दिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ, इसको और क्लियर कर लो, 14 मेजर बैंक। उसके बाद, और यह घटना घटित हुई थी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 को हुआ, जिसमें नेशनलाइज होने वाली सबसे बड़ी बैंक थी सेंट्रल बैंक, और सबसे छोटी, चूंकि वो टाटा ग्रुप द्वारा उस समय तक हो रही थी ऑपरेट, और सबसे छोटी बैंक थी महाराष्ट्र बैंक, चूंकि स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन पहले हो गया था, 1955 में ही हो गया था। इसके बाद था नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसको थोड़ा और समझ लो कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत में उस समय तक जो बैंकिंग सिस्टम था वो क्लास बैंकिंग था, मतलब उसमें केवल जमींदार अमीरों का ही अप्रोच था। इंदिरा गांधी उसी क्लास बैंकिंग को जो है सो मास बैंकिंग में बदलने को सोचा था। और इंदिरा गांधी के इस डिसीजन से वाकई गरीब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि एक जूता पॉलिश करने वाले लड़कों का एक समूह था, शू शाइन बॉयज एसोसिएशन। इस घटना के बाद उसने नारा दिया, आश्वासन दिया कि कांग्रेस के उस साल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके जूते की पॉलिश मुफ्त में की जाएगी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि गरीब वर्ग कितना प्रसन्न हुआ बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। उसके बाद उनका चौथा था कि जैसे गांवों में लैंड सीलिंग की व्यवस्था थी, शहरों में भी अर्बन लैंड सीलिंग। फिर जो एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि उस समय देश के राजा रजवाड़ों को उनके मेंटेनेंस के लिए विशेष पैकेज, जिसको भत्ता कहा जाता है, वो दिया जाता था। और इंदिरा गांधी का मानना था कि राजा रजवाड़े के इस भत्ते में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों मतलब करोड़ रुपए, और भारत की गरीबी का यह भी एक कारण है। तो उस भत्ते को कहा जाता था प्रिवी पर्स। उन्होंने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के राजा रजवाड़ों में इंदिरा गांधी के प्रति विरुद्ध माहौल बनने लगा, वो लोग माहौल बनाने लगे। तो ये सब काम इंदिरा गांधी कर रही थी। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ।
उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया और इंदिरा गांधी के सूझबूझ से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और एक अलग देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो बॉर्न ऑफ बांग्लादेश, या बांग्लादेश इंडिपेंडेंस कहो। और बांग्लादेश इंडिपेंडेंस में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके चलते उन्हें 1972 में द मैक्सिकन एकेडमी अवार्ड भी मिला था। चूंकि सेम ईयर में उनको भारत रत्न भी मिला था, तो ये चीज भी याद रखना। तो 1971 में गरीबी हटाओ नारा और पाकिस्तान को हराना वाकई राष्ट्र के लिए गौरव का विषय था। और इस जीत ने जो पुराना घाव था, जो चाइना से हम हारे थे, उस घाव को भी भरा, ऐसा माना गया। इंदिरा गांधी 71 में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में वापस लौटती है। उनका एक महत्वपूर्ण काम और है, 1974 का परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण 1974 जो पोखरण में हुआ था, इसने दुनिया में भारत का कद और इंदिरा का कद बढ़ा दिया। एक और काम था इनका महत्वपूर्ण, वो था सिक्किम का भारत में मिला 1975। यह सब याद रखना। इनका एक और महत्वपूर्ण काम था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। परमाणु परीक्षण वाला जो ऑपरेशन था उसको स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, उस ऑपरेशन को, ये भी याद रखिएगा। तो 1971 में गरीबी हटाओ नारे, पाकिस्तान पर भारत की विजय के बाद इंदिरा गांधी एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के रूप में वापस लौटी। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में अपने चीर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को हराया था और चुनाव परिणाम निकलने के 4 साल बाद राजनारायण सिंह द्वारा उस चुनाव परिणाम को, जिसमें इंदिरा ने राजनारायण सिंह को हराया था, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून की वो घटना है, इस केस पर सुनवाई करते हुए इंदिरा गांधी को दोषी पाया और इंदिरा गांधी पर अगले 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। राजनारायण सिंह के अनुसार इंदिरा गांधी ने उस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काफी गलत काम भी किया। कोर्ट ने सही पाया और यह हुआ, इंदिरा गांधी पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इंदिरा गांधी ने रेजिग्नेशन देने से इनकार कर दिया। उसी बीच गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें चीमन भाई पटेल को संयुक्त विपक्षी मोर्चा ने हरा दिया। गुजरात में कांग्रेस हार गई। इंदिरा गांधी ये दो हार से इतना असहज थे कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते ही 25-26 जून 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद, जो समय राष्ट्रपति थे, उनके हस्ताक्षर के साथ ही पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। इसलिए आज भी विपक्ष के लोग स्थिति को ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपना विरोध जताने के लिए। और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल लागू करने की वजह आंतरिक अशांति बताई गई, संविधान खतरे में है, ऐसा बोला गया। चूंकि इस मामले पर शाह कमेटी भी बनी और शाह कमेटी ने बाद में अपनी रिपोर्ट में कहा कि
ऐसा नहीं था कि उस समय देश में लोकतंत्र खतरे में था या संविधान को खतरा था। गलत था आपातकाल लगाना। उस आपातकाल के दौरान धारा 352 के तहत सरकार को असामान्य शक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए। प्रावधान क्या था? इंदिरा गांधी अपनी इच्छा अनुसार समय तक सरकार में रहेगी। आप लोगों को सहन करना पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा था, सरकार बनाने के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव की आवश्यकता नहीं। तीसरा था, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। तो ये सब। और चौथा था कि सरकार को जब मन हो जैसा भी कानून हो वो पारित कर सकती है। भारत जैसे देश में आपातकाल लगाना कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड में एडवर्ड हीथ की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 5 बार आपातकाल लगाए थे। और 1975 से पहले भी 1962 और 71 के वॉर के समय में भी देश में बड़ा आपातकाल लगा था, लेकिन 1975 का आपातकाल गलत था, इसमें कोई संशय नहीं है। 1975 का आपातकाल गलत था, लेकिन इतना भी गलत नहीं था कि इसने जो जख्म दिया उसकी भरपाई ना हो सके। आपातकाल के दौरान भी लोगों के व्यक्तिक और स्वतंत्रता का व्यक्तिक और जीवन का अधिकार था। आपातकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं को गोली से नहीं उड़ा दिया गया। आपातकाल के दौरान जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे सबसे भयानक संविधान संशोधन कहते हैं, वह संविधान संशोधन भी सर्वोच्च न्यायालय की पावर को कम नहीं कर सका। लेकिन इंदिरा और संजय की तानाशाही ने भारतीय जनता को आगाह कर दिया कि कैसे उनके लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक। आपातकाल के 19 महीने के बाद इंदिरा गांधी को एहसास हुआ कि अब आपातकाल हटा लिया जाए, तो उसने पहले से ही पंगु हो चुकी लोकसभा को भंग कर दिया और चुनाव का ऐलान कर दिया। 1977 का चुनाव होता है। उस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है। खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी हार जाते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 84 सीटें थी, कांग्रेस 1 सीट नहीं जीत पाई। कमोबेश पूरे उत्तर भारत में यही स्थिति थी। जनता पार्टी को, जिसमें भारतीय लोक दल थे, सोशलिस्ट पार्टी थी, भारतीय जनसंघ था, 298 सीट लाती है जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को केवल 153 सीट मिलती है। जनता पार्टी की सरकार बनती है और इस तरह भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो 1977 में बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। चूंकि उस जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का खासा महत्व था, इसलिए भारतीय जनसंघ के 2 प्रमुख नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को पावरफुल मंत्रालय दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जनता पार्टी के अवसान में भी आरएसएस का हाथ रहा, क्योंकि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो चरण सिंह और जो समाजवादी लोग थे उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि इस सरकार में ऐसे भी लोग हैं जिनका अन्य संगठनों से भी ताल्लुकात है और जनता पार्टी की सरकार में वही हो जिसकी विचारधारा अन्य संगठनों से भिन्न हो। तो कहते हैं जनता पार्टी के नेताओं की आपसी रस्साकसी का फायदा उठाकर 1980 में इंदिरा गांधी पुनः सत्ता प्राप्त कर लेती है और वो सरकार केवल 3 साल तक ही चलती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस बुरी तरीके से हार जाती है तो 1978 के पहले महीने में ही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद रेड्डी,
वो इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं और कांग्रेस पार्टी के दो फॉर्मेट आते हैं, दो कांग्रेस बन जाती है। एक कांग्रेस आर यानी नई कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी, और एक पुरानी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आर ब्रह्मानंद रेड्डी जिसमें थे। अब क्या होता है, कांग्रेस के जो 153 सांसद हैं उसमें से 76 सांसद इंदिरा गांधी के कांग्रेस आई को ज्वाइन कर लेती है, जिसका अभी तक कोई कार्यालय नहीं था। इधर इंदिरा गांधी पीवी नरसिम्हा राव के साथ विजयवाड़ा के दौरे पे होती है और इंदिरा गांधी का जो निवास स्थल है 24 अकबर रोड, जो आजकल कांग्रेस पार्टी का अभी भी हेडक्वार्टर है, वो इंदिरा गांधी का आवास स्थल कांग्रेस आई के कार्यालय के रूप में काम कर रही है। और वहां पर काम देख रहे हैं उस समय एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी बूटा सिंह। अब तो गाय बछड़ा तब तक था पार्टी का सिंबल, अब पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। चुनाव चिन्ह क्या? बूटा सिंह चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लिखते हैं नए चुनाव चिन्ह को लेकर। चुनाव आयोग तुरंत 3 निशान का, 3 सिंबल का ऑप्शन देता है। एक था पंजा, दूसरा था हाथी और तीसरा था साइकिल। इंदिरा गांधी के सहमति लेते हैं बूटा सिंह और पंजा को एज ए सिंबल एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो 1980 में इंदिरा गांधी फिर आती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है। भिंडरवाले और अन्य कुछ सिख नेता पंजाबियों के लिए एक अलग स्टेट खालिस्तान की मांग करते हैं और देश का पुनः बंटवारा करने का प्रयास करते हैं। भारतीय सेना इंदिरा गांधी के सहमति से एक ऑपरेशन चलाती है, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। वो लोग गोल्डन टेम्पल में छिपे थे भिंडरवाला और उनके साथी, जहां जाकर भारतीय सेना उन्हें मार देती है। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के मकसद से ही इंदिरा गांधी के जो सिख बॉडीगार्ड थे वो इंदिरा गांधी की हत्या कर देते हैं 1984 में। अब सब कुछ हमने पढ़ा, अब एक टॉपिक रह गया इंदिरा गांधी की विदेश नीति, तो इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा जूस ब्रेक के बाद। चलो